मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। भगवान ने मुझे दिल खोल कर खूबसूरत बनाया है, लेकिन पैसा नहीं दिया। हम बहुत ही गरीब थे और उसकी एक वजह थी कि मेरा बाप जुआरी था। कुछ काम नहीं करता था, बस जुआ ही खेलता रहता था। घर का सारा सामान बेच देता और उस पैसे से जुआ खेलता। धीरे धीरे घर का सारा सामान ख़त्म हो गया। घर में टूटे फूटे सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। कभी कभी तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। शुरू में मेरी माँ ने मेरे पापा को समझाने की बहुत कोशिश की। आपस में दोनों की लड़ाई भी होती रहती थी, लेकिन मेरे पापा मेरी मम्मी की एक नहीं सुनते थे। कभी कभी तो मेरे पापा मेरी मम्मी पर हाथ भी उठा दिया करते थे। तंग आकर मेरी माँ ने मेरे पापा को उनके हाल पर छोड़ दिया और ख़ुद काम करने लगी। लोगों के घरों की सफाई करती, दूसरों के झूठे बर्तन धोती, तब कहीं जाकर शाम को हमें रोटी नसीब होती थी। लेकिन मेरी माँ ज़्यादा दिन हमारे साथ रह नहीं पाई। पापा का गम मम्मी ने दिल से लगा लिया और एक दिन ऐसे बिस्तर से लगी कि दोबारा उठ नहीं पाई। पापा की गलत हरकतों की वजह से ना कोई हमें अपने घर बुलाता था और ना कोई हमारे घर आता था। मम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। पापा भी पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहते थे। कभी रोटी मिल गई तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। आज भी मैं घर में बैठी मम्मी को याद कर रही थी कि तभी खटकती आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। देखा तो पापा थे। मुझे देखते ही रोने लगे और कहने लगे, रोशनी बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे जुए में हार गया हूँ। पापा की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं रोने लगी। मेरे दिमाग में सिर्फ पापा के शब्द गूंज रहे थे। पापा कुछ और भी कह रहे थे, मुझे माफ़ कर दो, जो बाहर कुछ लोग तुम्हें लेने के लिए खड़े हैं तो तुम उनके साथ चली जाओ। मैंने अपने बाप को खूनी नज़रों से देखा और बोली, पापा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी बेटी को जुए में हार दोगे। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। मुझे तुमसे नफ़रत है पापा। मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरा बाप मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा था, मुझसे माफ़ी मांग रहा था, साथ ही साथ कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी। लेकिन मुझे उनके रोने की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी सगी बेटी को जुए में खेला था। भला बेटी को दांव पर लगाने की क्या ज़रूरत थी। तभी दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से खटखट की आवाज़ें आने लगी। बाहर वही लोग दरवाज़ा पीट रहे थे जिन्होंने जुए में मुझे जीता था, और वो कह रहे थे, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, वरना हम लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। नफ़रत भरी नज़र मैंने दरवाज़े पर डाली और फिर अपने बाप पर। दिल किया कि अपने बाप को ख़त्म कर दूं या खुद को ही मार दूं। पापा मुझसे बोले, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, और हाथ पकड़कर बाहर ले आए। बाहर दो लड़के खड़े थे। वो लड़के बदमाश लग रहे थे। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और उन आवारा लड़कों के हाथ में दे दिया और वो मुझे लेकर गाड़ी में बैठ गए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पापा पापा कहती रही, रोती रही, लेकिन मेरे पापा ने मुझे नहीं रोका। पापा दरवाजे पर ही रोते रोते गिर पड़े। दोनों लड़के मुझको लिए चले गए और कोठे की मालकिन को मुझे बेच दिया। वो पैसे लेकर खुशी खुशी चले गए। तो कोठे की मालकिन ने एक लड़के को बुलाया और कहा, छोटू, इसे लड़कियों वाले कमरे में ले जाओ। मालकिन बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी। भैंस की तरह पड़ी हुई थी। चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। मैं डरती डरती उस लड़के के साथ कमरे में आ गई। वहाँ पर 50 लड़कियों से भी ज़्यादा लड़कियाँ मौजूद थी, जो खाली खाली नज़रों से मुझे देख रही थी। मैं एक चरपाई पर बैठकर रोने लगी। सारी लड़कियां मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रही थी। उनकी नज़रों में मेरे लिए बिल्कुल भी दया नहीं थी। लेकिन एक लड़की को मेरे ऊपर दया आ गई और वो मेरे पास आ गई। कहने लगी, जो भी लड़की आती है उसका रोना बेकार होता है, इसलिए तुम भी मत रो और सब्र से काम लो।
उसकी बात सही थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतना रोऊं कि रोते रोते ही मेरी जान निकल जाए। मेरे बाप ने मुझे जुए में हार दिया था। कैसा बाप था। उस बाप को बेटी पर ज़रा भी रहम नहीं आया। इस कोठे पर मुजरे के अलावा और भी गलत काम होता था। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थीं सब गलत धंधों में पड़ी हुई थी। कुछ ही देर हुई थी कि छोटू आया और मेरी फ़ोटो खींचकर चला गया। मैंने उस लड़की से पूछा कि छोटू ने मेरी तस्वीर क्यों खींची है, तो बोलने लगी जब ग्राहक आते हैं तो मालकिन उन्हें सब लड़कियों की तस्वीरें दिखाती है। जो लड़की ग्राहक को पसंद आती वो लड़की ग्राहक को कमरे में लेकर चली जाती। कुछ ही देर बाद छोटू कमरे में आया और एक लड़की का नाम पुकारा और वो लड़की उसके साथ चली गई। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा नाम ना आए। मुझे बहुत डर लग रहा था कि छोटू इस बार आएगा, मेरा ही नाम पुकारेगा। मैं दिल ही दिल में भगवान से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी कि मेरा नाम ना आए। थोड़ी देर के बाद छोटू आया और लड़कियों के नाम पुकारता चला गया। अपना अपना नाम सुनकर हर लड़की उसके साथ चली जाती। धीरे धीरे करके आखिर सारी लड़कियां चली गई। मैं बच गई तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इस बार छोटू मुझे ही लेकर जाएगा और मैं ये सोचकर कांप रही थी कि किसी गैर मर्द के पास जाने के ख़याल से ही मुझे घिन आ रही थी। सारी रात गुजर गई लेकिन मेरे लिए ग्राहक नहीं आया तो मैंने भगवान को धन्यवाद किया। उसने मेरी इज्जत बचा ली। मेरे भगवान ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की थी कि मेरी इज्जत सही सलामत बची रही। अनजान जगह थी इसलिए रात को मुझे नींद भी नहीं आई और फिर हर पल यही डर लग रहा था कि कहीं मेरा नाम ना पुकारा जाए। इसीलिए मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। सुबह हुई तो सारी लड़कियां बारी बारी आकर अपने अपने बिस्तर पर सो गई। सारी रात जागने की वजह से मुझे भी नींद आ रही थी, इसीलिए मैं भी सो गई। शाम के 4 बजे का समय था जब छोटू ने आकर सब लड़कियों को जगाया, लेकिन उसने मुझे नहीं जगाया, पता नहीं क्यों। शाम हुई तो मालकिन कमरे में आई और बहुत ही गुस्से में थी। बोली रात को किस लड़की की तबीयत ख़राब थी। हम सब लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके बताया तो मालकिन मेरे पास आई और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद बोली, देखो लड़की, मैंने तुम्हें भारी कीमत देकर ख़रीदा है, इसीलिए तबीयत खराबी का बहाना नहीं चलेगा। तुमने हमेशा यहीं रहना है और जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि रोना धोना छोड़ दो और अपने काम पर लग जाओ। मैं रोने लगी। उनसे कहा मुझे अपने घर जाने दो। मैंने उस औरत के आगे हाथ तक जोड़ दिए और उसकी मिन्नतें करने लगी, भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मालकिन गुस्से भरी नज़रों से मुझे घूरने लगी। सब लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगी, ये सारी लड़कियां भी इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। आज रात बहुत ही स्पेशल ग्राहक आने वाला है। तुम सब लड़कियों में तुम सबसे खूबसूरत और कम उम्र भी हो। उसको भी खूबसूरत और कम उम्र लड़कियां पसंद है, इसीलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। दूसरी लड़कियों को भी अच्छे से तैयार होने का कहकर चली गई और मैं बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। छोटू ने मुझे एक नया सूट लाकर दे दिया था जिसे मैंने पहन लिया। मैं तैयार होना नहीं चाहती थी, लेकिन एक लड़की ने बताया कि जो लड़की मालकिन की बात नहीं मानती वो उसे कोड़े से मारती है। मैं डर गई थी। मैं तैयार होकर एक जगह बैठ गई। ये सच था कि वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थीं मैं उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत और कम उम्र की थी। इसीलिए जब मैं तैयार होकर बैठी तो सब लड़कियां मुझे घूर घूर कर देख रही थी। रात हुई और ग्राहकों का आना जाना शुरू हो गया। छोटू कमरे में आकर लड़की का नाम पुकारता और वो लड़की उसके साथ चली जाती।
बार बार मेरे दिमाग में मालकिन की बात घूम रही थी कि आज रात कोई ख़ास ग्राहक आ रहा है, उसे खूबसूरत लड़कियां पसंद है, शायद वो मुझे पसंद कर ले और मुझे उसके साथ रात गुजारनी पड़े। मैं अंदर ही अंदर कांप गई। वक्त गुजरता गया और सारी लड़कियां कमरे से चली गई। उस रात भी ऐसा ही हुआ। सारी लड़कियां चली गई और मैं रह गई। मैं सारी रात जागती रही, लेकिन मुझे छोटू बुलाने नहीं आया। मैंने भगवान का धन्यवाद किया, उसने एक बार फिर से मेरी इज्जत बचा ली थी। सुबह तक सारी लड़कियां वापस आकर अपनी अपनी जगह सो गई। मुझे भी नींद आ रही थी। अब तो रोज़ ही ऐसा होने लगा था। आखिर ग्राहक मुझे पसंद क्यों नहीं करते? एक तरह से तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था, पर मेरे दिमाग में ये बात ज़रूर आती थी कि मैं ही क्यों बचती हूँ, मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता था। मैं खूबसूरत भी बहुत थी, फिर भी मैं किसी को पसंद क्यों नहीं आती थी। मैं अपने ख़ानदान में सबसे खूबसूरत थी। मेरी कज़न मुझसे जलती रहती थी। मेरे बाप की गलत आदतों और हरकतों की वजह से कोई रिश्तेदार हमारे घर नहीं आता था और मेरे बाप की गलत आदतों की वजह से अब तक मेरा कोई रिश्ता भी नहीं आया था। कभी कभी माता पिता के बुरे कर्म उनके बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। उनकी काली करतूतों के दाग औलाद के दामन पर लग जाते हैं और यही काले दाग उनके रिश्ते में भी रुकावट बन जाते हैं। मेरी माँ तो बहुत अच्छी थी और बहुत ही सब्र वाली औरत थी, लेकिन मेरा बाप अच्छा नहीं था। मम्मी मुझे बताया करती थी कि तेरे पापा शादी से पहले ठीक थे, शादी के बाद ही उन्हें जुए की लत लगी थी। घर का सारा सामान बेच चुके थे। मम्मी के पैसों पर उनकी लार टपकने लगती थी। मम्मी इधर उधर काम करके पैसे घर लेकर आती थी तो पापा ज़बरदस्ती पैसे ले लेते और जुआ खेलने चले जाते थे। मम्मी लाख समझाती कि महेश ये आदत छोड़ दो, ये गलत है, ये हराम की कमाई है और ये हमारे घर को बर्बाद कर देगी। तुम्हारी गलत आदतों की वजह से रोशनी का रिश्ता भी कहीं नहीं हो पाएगा। कोई भी हमारे घर आना पसंद नहीं करता तो हमारी बेटी को अपने घर की बहू क्यों बनाएगा। लेकिन मेरे पापा को कोई भी बात समझ नहीं आती थी। मम्मी ज़्यादा कुछ कहती तो पापा मम्मी पर हाथ उठाते और उन्हें मारते पीटते। कभी कभी तो मुझे और मम्मी को पानी पीकर ही सोना पड़ता था। मम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पापा मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। अगर मुझे पहले से थोड़ी सी भी भनक लग जाती तो मैं वहाँ से भाग जाती, कहीं भी चली जाती, लेकिन उस घर में नहीं रहती। इस कोठे पर मेरा दम घुटता था। हर पल अपनी इज्जत की चिंता मुझे लगी रहती थी। मैं यहाँ से निकलकर भाग जाना चाहती थी। कभी कभी तो सोचती थी कि खुद को ख़त्म कर लूँ, क्योंकि इस ज़िंदगी से तो मौत अच्छी थी। मरने से पहले मैं यहाँ से भागने की कोशिश ज़रूर करना चाहती थी, लेकिन भागना बहुत मुश्किल था। कोठे के बाहर के गेट पर 2 पहलवान पहरा लगाते रहते थे। यहाँ से निकलने का मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। धीरे धीरे मुझे यहाँ पर आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अभी तक मैं किसी भी ग्राहक को पसंद नहीं आई थी। पूरी रात ही डर में गुजर जाती कि कहीं कोई मुझे पसंद ना कर ले, लेकिन फिर पूरी रात निकल जाती और छोटू मुझे बुलाने नहीं आता। सुबह जाकर कहीं मेरी आंख लगती। कमरे की सारी लड़कियां भी मुझे छेड़ती थी कि कितने दिन निकलने के बाद भी मैं किसी को पसंद क्यों नहीं आ रही थी। वो सारी लड़कियां मेरे बारे में कानाफूसी करने लगी थी। मैं उनकी बातों को सुनती और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। जो कुछ हो रहा था वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो रहा था, लेकिन मैं हैरान भी थी कि आखिर ये सब मामला क्या है। मुझे अपने घर की बहुत याद भी आती थी। रूखी सूखी मिलती थी, लेकिन वो रोटी इज्जत की रोटी होती थी। अपनी माँ को याद करके कभी कभी मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगती थी। छोटू को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो मजबूरी में यहाँ पर काम करता है।
वरना मुझे वो बहुत ही भला इंसान लगता था। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मालकिन से बात करूं कि वो मुझे यहाँ से जाने दे। बाहर जाकर कोई काम करूंगी और धीरे धीरे करके उसके सारे पैसे उतार दूंगी। लेकिन मेरी बात सुनकर मालकिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, मैं तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आती हूँ क्या? तुम्हें यहाँ से जाने दूँ? तुम मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। बहुत बड़ी रकम देकर ख़रीदा है मैंने तुम्हें। इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं रोती रही, उसके पैरों पर गिर पड़ी, लेकिन उसे मुझ पर दया नहीं आई। थक हार कर अपनी किस्मत को रोती हुई मैं अपने कमरे में वापस आ गई। कुछ देर बाद जब लड़कियां छोटू के बुलाने पर चली गई और कमरे में मैं अकेली बची तो मैं बाहर निकल आई। मैं भागने का कोई रास्ता तलाश करना चाहती थी, लेकिन मुझे सामने ही छोटू दिखाई दिया। वो किसी आदमी से बात कर रहा था और मेरी तस्वीर उसको दिखा रहा था। उस आदमी को देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वो आदमी तो मेरे ही मोहल्ले का था। 55 साल की उम्र होगी उसकी और जवान बेटियों का बाप था, पर मोहल्ले में अपनी शराफत की वजह से मशहूर था। लेकिन आज उसकी शराफत की पोल खुल गई थी। मैं डर के मारे कमरे में वापस आ गई। भगवान को याद कर रही थी कि भगवान आज मेरी इज्जत बचा ले। आधा घंटा गुजर गया, लेकिन वो आदमी मेरे पास नहीं आया। थोड़ी देर बाद जाकर देखा तो छोटू बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने छोटू के पास जाकर उससे पूछा, छोटू वो आदमी कौन था? मुझे देखकर बोला, तुम क्या करोगी जानकर? यहाँ तो रोज़ ग्राहक आते हैं और जाते हैं। वो भी एक ग्राहक था। तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो कहने लगा, मैं तो इस लड़की को जानता हूँ। ये लड़की यहाँ कोठे पर कैसे पहुँची? तो मैंने उसे बताया कि उसके बाप ने उसे बेच दिया है। इस समय तुम ही आखिरी लड़की बची थी, लेकिन उसने तुम्हारे साथ रहने से मना कर दिया और चला गया। मैंने सुकून की सांस ली और पूछा, उसे मेरे साथ रात क्यों नहीं गुजारनी? उसने मुझे गौर से देखा और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, तुम थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, फिर पता चल जाएगा। मैं भी कमरे में आ गई, लेकिन छोटू के ये शब्द कुछ दिन और इंतज़ार कर लो, इस बारे में सोचती रही। आखिर किस बात का इंतज़ार करने को कह रहा था वो? पूरी रात इसी उलझन में गुजर गई थी, लेकिन समझ ना सकी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे और मेरी इज्जत अब तक सही सलामत थी। मालकिन ने भी दोबारा मेरे बारे में पूछना ज़रूरी नहीं समझा था। ऐसे ही एक रात जब सारी लड़कियां चली गई तो मैं भागने के इरादे से कमरे से निकली, लेकिन शायद कमरे के बाहर छोटू पहरा देता था। इस बार भी वो किसी आदमी के साथ बात कर रहा था और इस बार भी वो अपने मोबाइल पर किसी को फ़ोटो दिखा रहा था, लेकिन मैं इस बार उसके मोबाइल पर देख नहीं पाई कि किसकी फ़ोटो है। लेकिन फ़ोटो को देखते ही उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। मोबाइल पर फ़ोटो को देखकर वो आदमी बोला, मुझे मरने का कोई शौक़ नहीं है। तुम्हारे कोठे पर कोई दूसरी लड़की नहीं तो मैं कल आ जाऊँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और मैं उन्हें वहीं खड़ी देखती रही। मैं छोटू से पूछना ही चाहती थी कि तभी वहाँ मालकिन आ गई और छोटू से पूछने लगी कि हाँ छोटू, ग्राहक को वो लड़की पसंद आई कि नहीं? छोटू ने कहा कि नहीं मैडम जी, उसके पास पैसे कम हैं और वो थोड़े पैसों पर ही लड़की के साथ रहने की ज़िद कर रहा था। मैंने ही मना किया तो वो चला गया। मालकिन ने कहा, ठीक किया, अभी तक उस लड़की को किसी मर्द ने छुआ नहीं है। मैं उसे किसी अमीर आदमी को पेश करूंगी तो वो मुझे ढेर सारे पैसे देगा। मालकिन की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं उस पर झपट पड़ूं और उसका गला दबा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी और कमरे में लौट आई। मगर मैं छोटू से बात करने के लिए बेचैन थी कि उसने उस आदमी से क्या कहा था। ज़रूर मेरे ही बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उस समय मैं एक लड़की थी। फिर उस आदमी ने मेरे साथ रहने से क्यों मना कर दिया और उसने क्यों कहा कि मुझे मरने का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन पता नहीं मालकिन और छोटू क्या मीटिंग कर रहे थे। वो उसके साथ ही बैठी रही।
बार बार बाहर जाती, लेकिन छोटू के साथ मालकिन दिखाई देती तो मैं वापस कमरे में आ जाती। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई और मैं भी उनसे बात नहीं कर पाई। एक दिन मौका देखकर मैं छोटू के पास चली गई। मुझे देखते ही वो घबरा गया। उसने मेरे बाजू को पकड़ा और जल्दी से मुझे खींचता हुआ कमरे में ले गया और बोला, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बाहर क्यों आई हो? तुम्हें अगर किसी ने देख लिया होता तो तुम्हारी खैर नहीं थी। मैंने उससे कहा, छोड़ो मुझे, तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे अंदर कमरे में भेज दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने उसे अंदर ही अंदर पी लिया। मेरा ख्याल था कि मेरी इज्जत बची रहेगी, मैं किसी को पसंद नहीं आऊँगी, मगर ये मेरी गलतफहमी साबित हुई थी। एक रात जब सब लड़कियां अपने अपने काम पर चली गई तो मैं कमरे में अकेली रह गई थी। तभी दरवाजे पर मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि एक लड़का कह रहा था, हाँ मुझे ये लड़की पसंद है, मैं उसी के साथ रात गुजारना चाहता हूँ। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं समझ गई कि आज रात मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। मैं खुद को भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मैं रोने लगी, लेकिन मेरा रोना मालकिन का दिल मोम ना कर सका। ना ही छोटू को मुझ पर दया आई। छोटू ने ले जाकर मुझे एक कमरे में छोड़ दिया और कहने लगा, परेशान मत हो, जो लड़का आ रहा है उससे बात कर लो। मैंने गुस्से से कहा, मुझे किसी से भी कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे छोड़कर चला गया। मैंने धड़कते दिल के साथ कमरे में कदम रखा था। थोड़ी दूर पर दरवाजे की तरफ पीठ करके कोई खड़ा था। मैं उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने घूमकर मुझे देखा। उसे देखते ही जैसे मेरी जान ही निकल गई। वो तो वासु था, मेरे ही मोहल्ले में रहता था। हमारे घर के साथ वाला घर उसका था। जब मेरी माँ ज़िंदा थी तो उसने अपना रिश्ता मेरे लिए भेजा था, लेकिन उस समय मैं अपनी खूबसूरती के नशे में चूर थी और मैंने वासु का रिश्ता मना कर दिया था, क्योंकि वासु का एक्सीडेंट में एक हाथ खराब हो गया था। मैंने ये कहकर उसे ठुकरा दिया था कि भले ही हम गरीब हैं, लेकिन मम्मी, मैं किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करूँगी। मम्मी ने उस समय मुझे बहुत समझाया था कि रोशनी, तेरे बाप की जो हरकतें हैं उन्हें देखते हुए ये रिश्ता बहुत अच्छा है, तू बहुत सुखी रहेगी बेटी। वासु तुझसे बहुत प्यार करता है। और शायद ये सच था कि वासु मुझसे बहुत प्यार करता था, क्योंकि जब मैंने मना कर दिया तो वो मेरे पास आया था और उसने आँखों में आंसू लिए मुझसे कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी खुश रखूँगा, कभी तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगा। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी थी। आज वासु को अपने सामने खड़ा देखकर मेरे गुस्से की सीमा नहीं रही। मैं उस पर ज़ोर से झपट पड़ी। मैंने उससे कहा, वासु, तुम तो बहुत शरीफ बनते थे, मेरी मोहब्बत का दम भरते थे, और आज अपनी हवस मिटाने के लिए यहाँ तक चले आए। मैंने वासु को बहुत कुछ कह डाला था। उसने मुझे कमर से पकड़ते हुए कहा था, होश में आओ रोशनी, मैं यहाँ अपनी हवस मिटाने नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत को बचाने आया हूँ। वासु की बात सुनकर मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। फिर वासु ने बताना शुरू किया कि रोशनी, तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था। जब तुमने रिश्ते के लिए मना कर दिया था तो भी तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल पाया। जब वो लड़के तुम्हें लेकर जा रहे थे मैं सब कुछ देख रहा था। मैंने उनका पीछा किया, लेकिन तब तक लड़के कोठे पर तुम्हें दे चुके थे। मैंने कोठे की मालकिन से भी बात की थी, लेकिन वो नहीं मानी। बहुत ज़्यादा पैसे मैं तुम्हें ले जाने के लिए कह रही थी। जितने पैसे वो मांग रही थी उतने पैसे मेरे पास नहीं थे। फिर मेरी नज़र छोटू पर पड़ी थी और मैं उसे देखकर हैरान हो गया था। मैं और छोटू एक ही क्लास में पढ़ते थे। गरीबी ने छोटू से ये काम करवाया और वो यहाँ पर नौकरी करने लगा था। तो मैंने छोटू से बात की तो छोटू ने मुझे विश्वास दिलाया था कि तुम्हारी इज्जत पर आँच भी नहीं आने देगा। तुम्हारे लिए जब भी कोई ग्राहक आता था तो छोटू तुम्हारी फ़ोटो दिखाकर कहता था कि तुम्हें एड्स है।
ये लड़की अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल काट रही है और इसीलिए कोई भी ग्राहक तुम्हें पसंद नहीं करता था। धीरे धीरे करके दिन ऐसे ही बीत रहे थे और तब तक मैं तुम्हें बाहर निकालने की तरकीब में लगा था। मैं पैसों का इंतज़ाम करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। फिर छोटू ने कहा कि तुम रात के अंधेरे में ग्राहक बनकर आना, बाहर निकलने का इंतज़ाम मैं कर दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। कोठे की मालकिन को चाय में नींद की गोलियाँ मिलाकर दे दी है, वो सुबह से पहले नहीं उठेगी। अब सारी परेशानी गेट पर पहरा देते पहलवानों की है। मैं वासु की बातें सुन रही थी और दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रही थी कि जिस इंसान को मैंने एक छोटी सी कमी के कारण ठुकरा दिया था, वो आज यहाँ मेरी खातिर इतना बड़ा कदम उठाने आया था, यहाँ तक कि अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया था। मैं रोते हुए वासु के गले लग गई और बोली, वासु मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाई। तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मैं बहुत बुरी हूँ। मैं तो तुम्हारे प्यार के काबिल भी नहीं हूँ। मुझे माफ़ कर दो वासु, मैं बहुत बुरी हूँ। वासु मेरे माथे को चूमते हुए बोला था कि मैंने तुमसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत की है। तुम्हारे इनकार के बाद भी मैं तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से निकाल नहीं पाया हूँ। आज भी मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे और फिर देखना हमारी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई परेशानी नहीं होगी। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि तभी छोटू अंदर आया। उसने कहा कि मालकिन सो चुकी है, अभी एक पहरेदार बाथरूम में है और एक को मैं बातों में लगा लेता हूँ, तुम लोग जल्दी से निकल जाओ। मैंने छोटू को धन्यवाद किया। मैंने कहा, छोटू मैं तुम्हारे एहसान का बदला पूरी ज़िंदगी नहीं चुका सकती। छोटू ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा कि मैं जो कुछ भी करता हूँ मजबूरी में करता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है और बहन भाइयों का एहसान नहीं चुकाया करती बल्कि उन पर प्यार लुटाया करती है। छोटू की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। छोटू ने कहा, अब जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। वासु मेरा हाथ पकड़कर जल्दी से गेट की तरफ बढ़ गया। एक पहरेदार को छोटू ने बातों में लगा लिया और हम जल्दी से गेट पार कर गए। कोठे के बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे नई ज़िंदगी मिल गई हो। मेरे पैर तो खुशी के मारे ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। वासु मेरा हाथ पकड़े चले जा रहा था और वासु को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी ज़िंदगी में मेरा रक्षक बनकर आया हो। कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं, सुरक्षा दे रहा था। एक ऐसी सुरक्षा जिसे तोड़कर समाज के गंदे भेड़िए अंदर नहीं आ सकते। वासु मुझे लेकर अपने दोस्त के फ्लैट पर आ गया था। मैंने उससे अपने पापा के बारे में पूछा तो उसने एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि दुख मनाऊं या खुशी मनाऊं। वासु ने बताया कि तुम्हारे पापा तुम्हें जुए में हारने के बाद भी अपने जुए की लत छोड़ नहीं पाए थे। एक बार कुछ जुआरियों का झगड़ा हो गया और तुम्हारे पापा को मारने लगे। मारते मारते तुम्हारे पापा के सिर पर गहरी चोट लग गई थी और वो लोग भाग निकले, लेकिन आसपास के लोगों ने तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन तुम्हारे पापा बच नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। ये सुनकर कुछ आंसू मेरी आंख से लुढ़क गए, मगर मुझे शायद दुख नहीं हुआ, क्योंकि जिस बाप ने अपनी सगी बेटी की जुए में बाजी लगा दी हो उसके लिए तो शायद मुझे खुश ही होना चाहिए था, मगर बाप की मोहब्बत शायद मेरे दिल में थोड़ी सी थी। फिर वासु ने मुझे गले से लगा लिया और अगले ही दिन वासु ने मुझसे मंदिर में शादी कर ली और आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और बहुत सुकून से हूँ कि ऊपर वाले ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि अगली वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।